हेलो एवरीवन। आज हम लोग डेप्रिसिएशन के बारे में समझेंगे कि डेप्रिसिएशन क्या है और ये किस कारण से होता है। तो सबसे पहले समझते हैं डेप्रिसिएशन क्या है। तो फिक्स्ड एसेट्स के वैल्यू में किसी भी कारण से जो कमी आती है उस कमी को हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। अब रह गया कि डेप्रिसिएशन के अलावा भी जो वैल्यू में कमी आती है फिक्स्ड एसेट में, उसके लिए कुछ एक दो अलग अलग टर्म और भी यूज में आते हैं, तो उनको भी हम समझते हैं पहले। हालांकि यहाँ पे हमें डेप्रिसिएशन की बात करनी है और डेप्रिसिएशन की अकाउंटिंग करनी है, लेकिन उससे भी समझ लेते हैं कि जब फिक्स्ड एसेट्स के वैल्यू में आने वाली कमी को डेप्रिसिएशन के अलावा दो और अलग टर्म क्या क्या यूज में आता है वो देखते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि फिक्स्ड एसेट जो है हमारा, एक तो हो गया टेंजिबल एसेट्स, जैसे कि लैंड, बिल्डिंग। अच्छा, लैंड को अभी नहीं लिखते हैं क्योंकि लैंड को बाद में डिस्कस करना है, वो भी टेंजिबल एसेट्स ही है। बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सचर, व्हीकल्स, गाड़ियां, ये सभी जो है हमारा टेंजिबल फिक्स्ड एसेट। टेंजिबल फिक्स्ड एसेट जिसे हम छू सकते हैं, जिसे देख सकते हैं, ये सारे ये विजिबल है। और दूसरा हो गया हमारा इनटेंजिबल। फिक्स्ड एसेट, ये अभी फिक्स लिख देता हूं। ये इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट क्या है? वो सारे एसेट, फिक्स्ड एसेट जिसे हम ना छू सकते हैं ना देख सकते हैं, जो कि विजिबल नहीं है, उसे इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट कहते हैं। जैसे गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ठीक है। और तीसरा होता है वेस्टिंग एसेट्स। ये वेस्टिंग एसेट्स जैसे कि मिनरल के जो भी माइंस हैं, मिनरल माइंस, जैसे कि ऐसे लिख देते हैं ना, कोल माइंस, ऑयल वेल है ना, कोयले की खदान, तेल का कुआं, ये सब, या एनी अदर मिनरल माइंस, कोई भी जहां पे कि जहां से हमें माइंस के अंदर से मिनरल्स निकालना है, या ऑयल, या तेल का कुआं है, ऑयल वेल है, या कोल माइंस है, तो ये सब जो है ये वेस्टिंग एसेट्स में है। इसमें है क्या, जैसे जैसे हम वहां से गुड्स निकालते जाएंगे वो घटता जाएगा, खाली होता जाएगा और एक समय के बाद वो खत्म हो जाएगा। तो ये टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स के वैल्यू में जो कमी आती है उसको कहते हैं डेप्रिसिएशन, जिसके कि आज हम लोग बात कर रहे हैं, जिस चैप्टर की, है ना। तो इसमें जो कमी आती है इसे कहते हैं हम डेप्रिसिएशन। टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स के वैल्यू में जो कमी आती है, इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स के वैल्यू में जो कमी आती है, जैसे गुडविल है, पेटेंट है, कॉपीराइट, इन सब के वैल्यू में जो कमी आती है समय के साथ, उसे कहते हैं अमोर्टाइजेशन। और ये जो वेस्टिंग एसेट्स है, इसे जैसे जैसे निकालते जाते हैं घटता जाता है, और तो जो उसमें जो कमी आ रही है, उसके वैल्यू में जो कमी आ रही है, उसे कहते हैं डिप्लेशन। ठीक है। तो हम लोग बात कर रहे हैं, हम लोग जो अभी अकाउंटिंग करेंगे, हम लोग डेप्रिसिएशन यानी टेंजिबल फिक्स्ड एसेट के वैल्यू में जो कमी आती है उसे डेप्रिसिएशन कहते हैं, और उसी डेप्रिसिएशन की अकाउंटिंग की बात करेंगे
तो पहले इसके कॉजेज, ये अब हम लोग डेप्रिसिएशन के कारण को समझते हैं, कौन कौन से क्या क्या कारण हो सकते हैं। कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन, ठीक है। जैसे पहला वेयर एंड टियर, दूसरा एक्सपायरी ऑफ टाइम, तीसरा ऑब्सोलेशंस, चौथा डिप्लेशन, पांचवा फॉलिंग मार्केट वैल्यू, छठा एक्सीडेंट। तो ये 6 अलग अलग तरह के कारण हो सकते हैं डेप्रिसिएशन के। पहले जैसे है वेयर एंड टियर। अब जैसे कि कोई भी सामान, कोई भी मशीन है, कोई भी सपोज मोटर बाइक अपने पास में, मोटर बाइक को रेगुलरली रोज हम चला रहे हैं, जब से खरीदा है तब से, तो रोज चलाएंगे तो क्या होगा, उसका टायर घिसेगा, ट्यूब घिसेगा, उसका इंजन घिसेगा, उसका कभी कुछ छोटा छोटा पार्ट टूट फूट जाएगा। तो इस तरह का जो टूट फूट, इस तरह का जो घिसावट होता है, ये हमारा वेयर एंड टियर में आता है, ठीक है। दूसरा है एक्सपायरी ऑफ टाइम। अभी हमने बात किया था इंटेंजिबल एसेट्स में, पेटेंट का, ट्रेडमार्क का, कॉपीराइट का, तो ये सब क्या एक फिक्स पीरियड के लिए हमारे पास होता है। तो अब जैसे सपोज पेटेंट हमने 10 साल के लिए लिया, तो 10 साल जैसे जैसे साल गुजरता जाएगा, उस पेटेंट का वैल्यू हमारा घटता जाएगा, और 10 साल जब पूरा होगा तब तो वो पूरा ही खत्म हो जाएगा। पर जैसे पहले साल से दूसरे साल में गए, तो अब 9 साल के लिए वो पेटेंट रह गया, फिर 9 साल से अगले साल में गए, फिर 8 साल के लिए आगे वो पेटेंट रह गया। तो इस तरह धीरे धीरे उसका पेटेंट का वैल्यू, जैसे जैसे समय बीतता है, समय बीतते के साथ उस एसेट का वैल्यू घटता जाता है। तो ये हो गया एक्सपायरी ऑफ टाइम में, ठीक है। उसके बाद में ऑब्सोलेशंस क्या है, न्यू टेक्नोलॉजी, नया टेक्नोलॉजी के आने की वजह से हमारा जो पहले जो एसेट रखा हुआ था, उस एसेट का वैल्यू घट गया। यहां पे उसका यूज किया हमने या नहीं किया कोई फर्क नहीं पड़ता है, ऐसे ही रखा रह गया, अनबॉक्स्ड है, हमने अभी खोला भी नहीं, छुआ भी नहीं, यूज भी एक सेकंड के लिए भी यूज नहीं किया उसे, फिर उसका वैल्यू घट जाएगा। अगर नया टेक्नोलॉजी आ गया तो जैसे कि इसका एग्जांपल, हम बेस्ट एग्जांपल है मोबाइल वगैरह। मोबाइल जैसे ही नया वर्जन आता है, तो ओल्ड वर्जन का दुकान में ही पड़ा हुआ है, अभी उस खरीदा भी किसी ने नहीं, ले जाकर यूज भी नहीं किया किसी से, लेकिन उसका वैल्यू घट जाता है। तो टेक्नोलॉजी में चेंज की वजह से कोई सामान का आउटडेटेड हो जाना, ओल्ड वर्जन हो जाना, इस वजह से जो उसके वैल्यू में कमी आती है, उसे हम ऑब्सोलेशंस कहते हैं। उसके बाद में है डिप्लेशन। वही अभी बात किया, जो मिनरल माइंस है, उससे जैसे जैसे हम मिनरल्स निकालते जाएंगे, उस माइंस का वैल्यू घटता जाएगा। या ऑयल वेल है, तो उसमें से जैसे जैसे ऑयल हम निकालते जाएंगे, उस वेल का वैल्यू धीरे धीरे घटता चला जाएगा। तो ये हो गया डिप्लेशन। उसके बाद में फॉल इन मार्केट वैल्यू। कई बार होता है कि मार्केट में ही उसका मार्केट वैल्यू ही उसका गिर गया है, उसका डिमांड ही मार्केट में गिर गया है, उसका सप्लाई बहुत ज्यादा है मार्केट में, और वो सामान जो महंगे में बिका करता था, चूंकि अब उस सामान का वैल्यू, मार्केट वैल्यू गिर गया, या मार्केट वैल्यू गिरने के कई अलग अलग कारण हो सकते हैं। तो जिस भी वजह से उसका मार्केट वैल्यू ही गिर गया, तो वो हो गया हमारा डेप्रिसिएशन। तो ये डेप्रिसिएशन हो गया फॉल इन मार्केट वैल्यू गिरने से। और छठा हो सकता है किसी तरह का दुर्घटना घट जाने से। मान लिया हमारे पास में 4 व्हीलर था, बिजनेस में, उसे लेकर निकला और उसका एक्सीडेंट हो गया, उसके वजह से वो बर्बाद हो गया, टूट फूट गया, बर्बाद, तो फिर वो नया दाम तो उसका मिलेगा नहीं हमें, तो उसके वैल्यू में जो कमी आया उसे हम डेप्रिसिएशन कहेंगे। या कोई प्लांट मशीनरी उसमें आग लग गया, या किसी तरह का जो दुर्घटना हुआ, दुर्घटना की वजह से जो उसके वैल्यू में कमी आई, तो वो भी डेप्रिसिएशन होता है। अब हम लोग बात करते हैं मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन के। कितने मेथड हैं डेप्रिसिएशन के? तो ऐसे तो 11 मेथड है, मतलब है और भी, पर उसमें से जो मेन जो अलग अलग मेथड है वो 11 मेथड है। पर हमें वो 11 मेथड नहीं पढ़ने हैं, हमें जो 2 मेथड पढ़ने हैं मैं उसकी बात करूंगा। तो 2 मेथड जो अलग अलग पढ़ने हैं, उसमें पहला है स्ट्रेट
लाइन मेथड, ठीक है, SLM। और दूसरा है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, ठीक है। तो ये दो मेथड है जो हमें पढ़ने हैं। तो इसमें से अभी हम लोग जो बात करेंगे, अभी हम लोग बात करेंगे डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड को बाद में पढ़ेंगे, बाद में डिस्कस करेंगे इसे। तो अभी जो करना है हमें स्ट्रेट लाइन मेथड। तो ये मेथड को और भी नाम से जाना जाता है, और ओरिजिनल कॉस्ट मेथड या फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड और इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड। तो ये अलग अलग नाम से जाना जाता है, स्ट्रेट लाइन मेथड या ओरिजिनल कॉस्ट मेथड या फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड या इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड। अब इसमें क्या है, डेप्रिसिएशन का तरीका उसे समझते हैं। स्ट्रेट लाइन मेथड में जो डेप्रिसिएशन होगा वो डेप्रिसिएशन का अमाउंट हर साल इक्वल रहेगा, इसलिए इसे इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड भी बोलते हैं। या डेप्रिसिएशन जो होगा हर साल जो एसेट को का जो ओरिजिनल प्राइस है उसी पे वो डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, इसलिए भी इसे ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी बोलते हैं। मतलब वही है कि अभी जैसे सपोज एक मशीन है, सपोज एक मशीन लेते हैं, मशीनरी हमने लिया है, मशीनरी हमारे पास है 10,000 रुपए का या 8,000 रुपए का, ठीक है। और उस पे हमने उसके इंस्टॉलेशन पे खर्च किया इंस्टॉलेशन चार्ज 2,000 रुपये। मशीन हमारा हो गया है 10,000 का, है ना। अच्छा, इस यहाँ ध्यान देना है कि जो हमने एसेट जो खरीदा, उस एसेट को खरीद कर उसके रेडी टू यूज बनाने में, पुट टू यूज बनाने में जो खर्च होता है वो उसी मशीन के वैल्यू में जोड़ा जाता है। ऐसा यहाँ पे नहीं, जैसे कि मशीन हमने खरीदा था 8,000 में, उसका इंस्टॉलेशन चार्ज है 2,000, तो 2,000 छोड़कर सिर्फ 8,000 का बात नहीं करेंगे डेप्रिसिएशन के लिए, हम बात करेंगे 10,000 का, क्योंकि मशीन हमारा काम करने की स्थिति में ये 2,000 रुपये जो इंस्टॉलेशन चार्ज है, मतलब मशीन को इंस्टॉल कराने के बाद ही वो काम करने के लायक बना, तो मशीन का वैल्यू 10,000। कहने का मतलब है मशीन जो भी एसेट हमने खरीदा और उस पर तुरंत जो सारा खर्च किया वो मशीन के वैल्यू में ही ऐड हो जाएगा और उसी वैल्यू पे डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, ठीक है। अब ये 10,000 पे जो डेप्रिसिएशन होगा, सपोज 10% डेप्रिसिएशन है, इस पे डेप्रिसिएशन कितना है, 10% है। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10%। तो भाई 10,000 का 10% कितना होता है, 10,000 का 10% निकालेंगे तो कितना आएगा, 1,000 आएगा। तो एक साल यूज होने के बाद, ये हमारा सामान 1,000 रुपया डेप्रिसिएट हो गया वैल्यू इसका, चूंकि एक साल यूज किया हमने, तो डेप्रिसिएशन हो गया 10%, मतलब 1,000। तो ये बच गया एक साल के बाद, ठीक है। ये फर्स्ट ईयर में था। अब ये सेकेंड ईयर में कितने का बचा, 9,000 का, ठीक है। अब नेक्स्ट ईयर फिर दो सेकेंड ईयर जब यूज हो गया पूरे साल, तो फिर 10% डेप्रिसिएशन होगा, तो फिर कितना डेप्रिसिएशन करेंगे, यही 1,000, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड है या ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है। ओरिजिनल कॉस्ट यानी हर साल जो डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे हम 10,000 पे करेंगे, 10,000 के 10% 1,000 घटकर हो गया 9,000। फिर जब हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करना होगा तो वही 10,000 के 10%, मतलब फिर 1,000 घटेगा, तो हो गया ये 8,000। फिर आगे अगले साल सपोज ये फर्स्ट ईयर हो गया, ये सेकंड ईयर हो गया, ये थर्ड ईयर बचा है,
तो थर्ड ईयर के एंड में फिर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, तो कितना करेंगे भाई, वही 1000, 10,000 का 10% करेंगे। ऐसा नहीं कर देना है कि पहला बार 10,000 का 10% 1000 किया, अच्छा इस बार सेकंड ईयर 9,000 का 10%, ऐसा नहीं करना है। क्या करना है, हमें 10,000 का 10% हर बार डिडक्ट करना है, चूंकि स्ट्रेट लाइन मेथड है, इस मेथड में ऐसे ही करना है। या तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे 8,000 का थर्ड ईयर में करना है सपोज, तो थर्ड ईयर में एंड में डेप्रिसिएशन किया 1000, तो 7,000, तो ये इसी तरह से 1000 रुपए आई। जो ओरिजिनल वैल्यू है एसेट का, उसी वैल्यू पे रेट डेप्रिसिएशन हमको चार्ज करना है, ठीक है। तो ये हो गया स्ट्रेट लाइन मेथड में। अब इसके लिए जो फॉर्मूला यूज होता है, क्या होता है, डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू, अगर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दिया हुआ है तो, अगर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दिया हुआ तो ये फॉर्मूला होगा, डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ एसेट्स मल्टीप्लाई रेट ऑफ डेप्रिसिएशन डिवाइडेड बाय 100, अगर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दिया हुआ है तो। और अगर हमारा वहां पे कॉस्ट ऑफ एसेट दिया हुआ है, मतलब संपत्ति कितने में खरीदा गया वो दिया हुआ है, और उसका रेसिडुअल वैल्यू या स्क्रैप वैल्यू, रेसिडुअल वैल्यू या स्क्रैप वैल्यू यानी वो सामान पूरा तरह से कंप्लीटली यूज होने के बाद उसका जो रद्दी रहेगा कितने का बचेगा, वो स्क्रैप वैल्यू या रेसिडुअल वैल्यू दिया हुआ है, और उस एसेट का लाइफ दिया हुआ है, एस्टिमेटेड लाइफ कि वो कितने समय तक, कितने साल तक चलेगा, ये दिया हुआ है, और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन नहीं दिया हुआ है। तो उस केस में डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे, तो उस केस में हम निकालेंगे डेप्रिसिएशन कैसे, तो डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ एसेट्स माइनस एसेट का जो वैल्यू है वो लिख लेंगे, माइनस रेसिडुअल वैल्यू ऑफ एसेट या स्क्रैप वैल्यू ऑफ एसेट डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एसेट। तो ये दो तरह से डेप्रिसिएशन के लिए ओरिजिनल कॉस्ट मेथड में फॉर्मूला यूज हो सकता है। ये फॉर्मूला का जब रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दिया हुआ है तो फिर ये फॉर्मूला यूज करके डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ एसेट मल्टीप्लाई रेट ऑफ डेप्रिसिएशन डिवाइडेड बाय 100, इससे डेप्रिसिएशन का अमाउंट निकालेंगे। और अगर वहां पे कॉस्ट ऑफ एसेट दिया हुआ है, रेसिडुअल वैल्यू ऑफ एसेट दिया हुआ है, और एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एसेट दिया है, तो उस केस में हम यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज करेंगे, डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस रेसिडुअल वैल्यू ऑफ एसेट डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एसेट। तो इस वीडियो में इतना ही, अगले में हम लोग कुछ एक सवाल बनाकर देखेंगे। थैंक यू।